वन मुसीबत में वान्या। मुंबई, अग्रवाल हाउस। एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। ओ महारानी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम है करने को। थोड़ा तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे ये मुलायम हाथ। एक औरत की तीखी आवाज उस लड़की के कानों में पड़ती है। जी मॉम, बस हो ही गया, उस लड़की ने सहमते हुए कहा। वो औरत लड़की के पास आकर पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, सुनने में आया है कि तुमने अपने डैड से मेरी शिकायत कर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। उस औरत ने बहुत जोर से लड़की के बाल पकड़े हुए थे, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। मॉम प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। बदतमीज लड़की, अब मुझसे जबान लड़ाओगी? ये कहते हुए वह और जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है। इतने में ही वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। वह उस औरत से लड़की का बाल छुड़वाते हुए बोली, मॉम क्या कर रही हैं आप? दी ने कहा न कि उन्होंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियाँ क्यों बना रही हैं? उद्धरण चिन्ह। वह औरत बोली, जीविका तुम इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा है, ये मेरे और वन्या के बीच का मामला है। उद्धरण चिन्ह। जीविका ने अपनी मॉम की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर वन्या अपने कमरे में चली गई। वह औरत, जो कि वन्या की सौतेली माँ थी, दांत पीसते रह गई। तो यह नजारा है अग्रवाल हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली मॉम का जुल्म सह रही थी, वो वन्या है, जिसकी उम्र 24 साल है। काली गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होंठ, कमर तक लंबे काले बाल, दिखने के साथ साथ उसका दिल भी काफी खूबसूरत है। वन्या की मॉम की डेथ तभी हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। वन्या के डैड मिस्टर जीतेश अग्रवाल ने दूसरी शादी कर ली ताकि वन्या को उसकी मां की कमी महसूस न हो। पर मंदिरा से शादी करने के बाद वन्या की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ ही रही थी। वन्या की सौतेली मां मंदिरा वन्या को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वह उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जीतेश जी के सामने ऐसा दिखाती कि वह वन्या का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा वन्या के बारे में जीतेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी, जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह उनके कान भरने का काम करती थी। वह जीतेश जी को बता चुकी थी कि वन्या का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जीतेश जी ने बात की सच्चाई तक पहुंचे बिना ही वन्या के गालों में जोरदार थप्पड़ जड़ दिए थे। वे पूरी तरह मंदिरा के बस में हो चुके थे। वही वन्या की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और वन्या का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को ये समझ ही नहीं आता था कि उसकी मॉम वन्या के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जब भी मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जीतेश जी खुद वन्या के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वन्या अपने कमरे में आई। एक बार अपनी माँ की फोटो को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ। मैं ये टॉर्चर, ये तकलीफें और नहीं सहूंगी। वक्त आ गया है कि मैं इन सबसे आजाद हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करती है। दृष्टि, मैं आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह चुपके से अग्रवाल हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। दृष्टि उसका वेट कर रही होती है। वन्या अंदर आकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ जाती है। वह दृष्टि के लटके हुए चेहरे की तरफ देखने लगती है। दृष्टि अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुझसे जाने से रोक भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। डोंट वरी यार, एक बार सब कुछ सॉर्टेड हो जाए तो मैं बहुत जल्द तुझसे मिलूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रोमिस। उद्धरण चिन्ह। प्रोमिस। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे कॉल पर बताया था न कि आज आरुष का बर्थडे है और उसमें तुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरा नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ये आरुष भी न, पर दृष्टि इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। अगली बार तुझे पता है न, मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज यार, अब मुझ में उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। वन्या के कहे शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वह वन्या के गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, वन्या तुझे ऐसे देखकर मुझे जीतेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेस मंदिरा से पहले तू उनकी जिंदगी में आई है, पर पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। वन्या, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते न। इसके लिए डैड को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाकर समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में जा रही हूँ। मुझे सही सलामत वहाँ से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि। अच्छा बाबा ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष का बर्थडे पार्टी था, जिसमें वे इनवाइटेड थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और वन्या अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में वह अपने घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। थोड़ी देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी एक बार में होने वाली थी। वन्या का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वह तुरंत ट्रेन पकड़कर वहां से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में वन्या और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। कबीर, वन्या ने मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके किए की सजा मिलेगी और आज ही मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। तुषार, पर कैसे ब्रो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वन्या अभी कहाँ होगी। उद्धरण चिन्ह। कबीर अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष के बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय ये ले लेना, आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कबीर के इतना कहते ही सभी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। आयुष, आखिरकार वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उससे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। उद्धरण चिन्ह। कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कबीर खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वे अपनी कार में बैठकर बार की तरह निकल गए। वन्या और दृष्टि भी बार में पहुंच गए। केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर सभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। वन्या तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वह एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी। तभी एक वेटर आया और वन्या को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। वन्या ने उसे मना किया ये कहकर कि वह ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने ये कहकर उसे वह ड्रिंक दे दी कि ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक ये कबीर ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वह वन्या को मदहोशी की हालत में करना चाहते थे, ताकि उनका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ उसी बार के एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी वाइन पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। यह आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन यक्षित राय सिन्हानिया था। यक्षित राय सिन्हानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। उसका नाम ही काफी था लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद लड़कियां उस पर मरती थी। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाला बस उसके चाम में खो जाए। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जोलाइन और चेहरे के बाकी फीचर भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतले गुलाबी होंठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले यानी आज ही के दिन उसे अवनी के उससे शादी करने के असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली सी शक्ल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। यक्षित तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड यक्षित के सामने गिड़गिड़ाकर अवनी की जान की भीख मांगने लगे।
इसलिए यक्षित ने उसे छोड़ दिया। पर उनके मॉम डैड के सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे उसके धोखे के बारे में यक्षित को पता चल गया है, क्योंकि वह खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता था। दूसरी तरफ वन्या को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा। उसका सिर चकराने लगा। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त वन्या को लेकर एक कमरे में आ गए। अब तक वन्या की हालत भी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाया था, ताकि वो जो भी उसके साथ करे वन्या को सब पता हो। जय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वन्या को बैग पर पटक दिया। वन्या आंखें मलते हुए सामने देखती है तो कबीर उसे खड़ा मिलता है। उसे देखकर वन्या की भौहें तन जाती है। वह गुस्से से बोली, लगता है मेरे रिजेक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ चले आए। उद्धरण चिन्ह। तुषार उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि कबीर हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कबीर शातिर स्माइल करते हुए बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये कहकर वह वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या उसका इंटेंशन समझते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वह उसे कमर से कसकर पकड़े हुए वापस से बैग पर फेंक देता है और बोलता है, इतनी आसानी से नहीं बेबी, आज तो तुम्हें हम सबको सेटिस्फाई करना है। अपना काम किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। वन्या की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कबीर जय और आयुष को उसे पकड़ने के लिए कहता है। दोनों करीब का इशारा पाकर अपने मजबूत हाथों से वन्या के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। कबीर तुषार की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर जो भी होगा तो उसकी एक वीडियो बना लेना। उद्धरण चिन्ह। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड। क्या वन्या कबीर और उसके दोस्तों के गंदे इरादे से बच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। If you like my story then please give it a heart, share and comment. Also please don't forget to give it a positive review. चटू। यक्षित राय सिंघानिया। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। इससे पहले कि कबीर अपने गंदे हाथों से वन्या को छू पाता, तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुल जाता है। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी खड़ा होता है। कबीर को यह इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? दिखाई नहीं दे, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम समझ जाओगे कि कबीर खन्ना क्या चीज है। उद्धरण चिन्ह। वन्या मदद के लिए फिर से गुहार लगाने लगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उद्धरण चिन्ह। सामने से एक कड़क आवाज आती है, सॉरी बॉस, मैं गलत टाइम पर आ गया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह वापस मुड़ जाता है, जिससे कबीर और उसके दोस्तों के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वन्या की तो जैसे आखिरी उम्मीद ही टूट जाती है। उसके आंखों में आंसू फिर से बहने लगते हैं। वो समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी माँ को याद किया। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी वापस आकर कबीर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह एक तरफ गिर जाता है। हाँ, मैं गलत टाइम पर आ गया, इनफैक्ट मुझे और जल्दी आना चाहिए था। ये कहते हुए वह कबीर पर लातों और घूसों की बारिश कर देता है। वन्या अब तक बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यक्षित अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको ढेर कर देता है। फिर वन्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर अपने कार में आ जाता है। उसकी हालत देखकर और अभी जो हुआ उसे देखकर यक्षित ने डिसाइड किया कि वह उसे वहां नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने कार को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने के लिए कहा।
कार में बैठकर वह अपने बाहों में झूलती वन्या के चेहरे को अपने भावहीन चेहरे के साथ देखने लगा। वह बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे को निहारते निहारते यक्षित की आंखें उसके हाथों पर लगी चोटों पर चली गई, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। थोड़ी ही देर में उनकी कार यक्षित के फार्म हाउस में पहुंच चुकी थी। उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया था वहां 2 रूम रेडी करने के लिए। वहां पहुंचकर वह वन्या को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चला गया। वन्या डर के मारे बेहोशी में भी यक्षित की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। यक्षित ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपना शर्ट छुड़वाया, फिर उसे आहिस्ते से बेड पर लेटा दिया। एक फीमेल सर्वेंट से कहकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया और बाहर चला आया। उसने एक लेडी डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में उसकी सर्वेंट उसे अंदर बुलाने लगी। यक्षित ने देखा कि उसकी टॉप की चेन खुली हुई है। सर, इनके हाथों और पीठ पर चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें बहुत टॉर्चर किया है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके करीब जाकर उसकी चोटों को ध्यान से देखने लगा। उसकी गोरी पीठ पर लाल हो चुके चोट के निशान अभी भी ताज़ा लग रहे थे। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। उन्होंने वन्या को चेक किया, उसकी चोटों को भी अच्छी तरह एग्जामिन किया। फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया, ये डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये काफी वीक हैं। इनके साथ बहुत मारपीट की गई है और प्रॉपर मील नहीं लेने की वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स और डाइट चार्ट दे दूंगी। उसे फॉलो करने के बाद ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने यक्षित को एक मेडिसिन की पर्ची दे दी और वहां से चली गई। फीमेल सर्वेंट ने वन्या की टॉप की जिप को बंद कर दी। यक्षित ने ऑर्डर देते हुए कहा, जब ये होश में आ जाए तो खाना खिला देना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। उद्धरण चिन्ह। ओके सर। उद्धरण चिन्ह। फिर यक्षित अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद यक्षित के कमरे का दरवाजा नॉक होता है। ये वही फीमेल सर्वेंट थी जो वन्या का ध्यान रख रही थी। यक्षित ने दरवाजा खोला। सर, उन्हें होश आ गया है पर खाना खाने से मना कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के रूम की तरफ चला गया। उसे देखकर वन्या को थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना उसे तो लग रहा था कि वह कहाँ आ गई है, क्योंकि यक्षित जब उसे कबीर और उसके दोस्तों से बचा रहा था तब वह बेहोश हो गई थी। यक्षित ने अपने भावहीन चेहरे के साथ वन्या को देखा, फिर फीमेल सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। वन्या उसे देखकर पहचान गई कि उसी ने उसे उन हैवानों से बचाया था। वो यक्षित से कुछ कहने के लिए हुई पर यक्षित ने उसे पहले ही रोक दिया। पहले तुम खाना खाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, यक्षित ने अपनी सर्द आवाज में कहा। वन्या उसकी बात मानते हुए डिनर करने लगी। यक्षित उस कमरे की बालकनी में गया और रेलिंग में अपना हाथ टिकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी नजर खाना खाती हुई वन्या की तरफ गया, जो कि किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखकर यक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। डिनर फिनिश करने के बाद वन्या ने यक्षित की तरफ देखा। यक्षित के ऑर्डर पर एक सर्वेंट आकर उन डिशेस को लेकर बाहर चला गया और टी टेबल को क्लीन कर दिया। यक्षित वन्या के बगल में बैठ गया। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर थैंक यू सो मच मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, डोंट वरी। यक्षित राय सिन्हानिया अपनी जिंदगी में कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। अभी तुम ही तो कह रही थी न कि तुम्हें बचाकर मैंने तुम पर एहसान किया है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं वह एक हैवान से बचकर दूसरे हैवान के पास तो नहीं आ गई। तो अब तुम्हारी बारी है मेरे इस एहसान की कीमत चुकाने की। उद्धरण चिन्ह। अब वन्या को डर लगने लगा, क्योंकि यक्षित डायरेक्टली उसे उसके एहसान की कीमत चुकाने के लिए कह रहा था। वो डरते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित सर्द आवाज में बोला, मुझसे शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को वो जानती तक नहीं, इनफैक्ट आज ही उससे मिली है, उससे अचानक से शादी कैसे कर ले? पर मैं तो आपकी जानती तक नहीं। नहीं, आप मुझे जानते हैं, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम चाहो या न चाहो, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी।
अगर तुम्हें सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती तो यक्षित राय सिन्हानिया को जबरदस्ती करनी भी आती है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह जाती है। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वो मन ही मन बोली, आधी रात को वो यहाँ से निकल जाएगी और ट्रेन पकड़ उस सिटी के लिए निकल जाएगी जहाँ उसने जॉब इंटरव्यू दिया था। यक्षित ने उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसकी तरफ अपनी घूरती आंखों से देखते हुए बोला, भागने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे इतनी आसानी से भाग पाना आसान नहीं है, इसलिए चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। कल तुम ब्राइड की तरह रेडी रहोगी, हम कल ही शादी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह गई थी, पर उसने भी ठान रखा था कि वह किसी भी कीमत पर शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि उसे यहाँ से दूर जाना था ताकि वह एक सुकून की जिंदगी जी पाए। यक्षित उसके कमरे से बाहर आ गया और अपने सर्वेंट को वन्या का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को भी यह चेता दिया कि फार्म हाउस की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। वन्या की शक्ल देखकर वह समझ चुका था कि वह भागने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद दृष्टि पागलों की तरह वन्या को ढूंढने लगी, पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने वन्या को एक पल के लिए अपने आप से दूर किया। वह जानती थी कि उस पर खतरा मंडरा रहा था। उसने बार के कोने कोने को छान मारा, पर वन्या उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फोन भी ट्राई किया, पर उसका फोन तो कबीर और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए वो भी स्विच ऑफ हो गया था। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने अपार्टमेंट आ गई। दूसरी तरफ जीविका को भी वन्या की बहुत टेंशन हो रही थी। उसे उसकी और भी टेंशन होती अगर वह उसका मैसेज नहीं पढ़ती जिसमें वन्या ने लिखा था, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने यहाँ से जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जीविका को तकलीफ भी हो रही थी कि अब वन्या उसके साथ नहीं रह पाएगी, और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि अब उसे उसकी मॉम और डैड का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। आधी रात को जैसा कि वन्या ने सोच रखा था, वो वहाँ से भाग जाएगी। उसने पूरी तैयारी कर ली। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इनफैक्ट कुछ सामान ही नहीं था, क्योंकि कल रात वह बार में ही अपना लगेज भूल आई थी और उसका फोन कबीर और उसके दोस्तों ने पहले ही उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए वह खाली हाथ ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि दरवाजे से बाहर निकलना बेवकूफी होगी, इसलिए वह खिड़की के रास्ते को देखने लगी। पर जैसे ही उसने वहां से नीचे झांका, यक्षित के बॉडीगार्ड्स यमराज की तरह खड़े मिले। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर तो वन्या के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निकले, क्योंकि फार्म हाउस के चारों तरफ ही सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। यक्षित अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वन्या को उसके आगे गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यक्षित की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ पाना अच्छों के बस में नहीं था। यहाँ तो फिर भी मासूम सी वन्या थी। आखिर में वन्या ने अपने भागने के प्लान को ड्रॉप कर दिया और चुपचाप बेड पर आकर लेट गई। वह अब समझ चुकी थी कि उसे यक्षित से शादी करनी ही पड़ेगी। बेड में लेटकर उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने सोचा था कि चलो अपने डैड के घर में तो वह चैन से नहीं रह पाई, तो कम से कम अपने हस्बैंड के साथ तो सुकून से रह पाएगी। क्या पता जो प्यार उसे अपने डैड से नहीं मिल पाया वह उसके हस्बैंड से मिल जाए। पर यक्षित कल वन्या के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। टू बी कंटिन्यूड। तो यक्षित वन्या से शादी क्यों करना चाहता है? कल सुबह उठकर वन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। इसे जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी CH3 शादी। पर यक्षित कल वन्या के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। ये सोचकर ही वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। अब आगे सुबह उठकर यक्षित अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वह जिम से वापस आ गया, फिर शॉवर लेने वॉशरूम में चला गया। वन्या अभी भी सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गया। व्हाइट और ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्रेकफास्ट किया और एक सर्वेंट को वन्या का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए वन्या को रेडी करने के लिए। फिर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कायदे से तो आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे शादी की तैयारियों में बिजी रहना चाहिए। पर यक्षित राय सिन्हानिया को उसका काम इन सब चीजों से सबसे ऊपर था।
जिंदगी में उसे सिर्फ 2 ही चीजों से मतलब था, एक तो अपना बिजनेस और दूसरी उसकी फैमिली। इसके अलावा भी दुनिया में कोई चीज होती है, यक्षित को शायद ही पता हो। प्यार जैसी चीजों का मतलब तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था, और न ही वह मतलब रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे अवनी से प्यार हो जाए, क्योंकि अवनी का बिहेवियर उसके और उसके फैमिली के साथ बहुत ही स्वीट था। आज तक उसने अवनी का स्वीट जेस्चर ही देखा था, पर अवनी वह नहीं थी जो यक्षित और उसकी फैमिली को दिखाती थी। उसे यक्षित से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके नाम से, उसके पैसे से और उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से। जब उसे अवनी की असलियत का पता चला, उसी पल से उसे प्यार जैसे शब्द फेंक लगने लगे। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में पनपने नहीं देगा। पर अगर उसे प्यार जैसी चीजों पर इंटरेस्ट नहीं है तो वह विन्या से शादी क्यों करना चाहता है, ये तो हमें आज शादी के बाद पता चलेगा। यक्षित अपने ऑफिस चला गया। जब विन्या उठी तो उसने सामने की तरफ देखा। एक सर्वेंट उसके सामने बैठी हुई थी। वह विन्या की तरफ देखते हुए बोली, मैडम आप फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। विन्या मन ही मन बोली, बड़े आए ख्याल रखने वाले, अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो जबरदस्ती मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। पर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर और शॉवर लेकर बाहर आ गई। बेड पर उसके लिए एक से एक एक्सपेंसिव ड्रेसेस रखे हुए थे, पर वन्या ने एक सिंपल सा फ्रॉक ड्रेस पहन लिया जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम में आकर सोफे पर आराम से बैठ गई। दूसरी तरफ सिन्हानिया मेंशन, एक 23 साल का लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। यक्षित की तरह ही काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनैलिटी भी बहुत कमाल की थी उसकी। हाइट 5.11 और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। वो एक दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अने भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज भाई शादी करने वाले हैं, पर ये जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेकअप की दुकान अवनी मेरी भाभी बनने वाली है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिख गया। अपने मुंह में शुगर घोलने से कोई सचमुच का मीठा तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहती है वो, जैसे कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। अना उस लड़के के कंधे पर हाथ रख कर बोला, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते छोटे। वो यक्षित को पसंद है, पर ये तो सिर्फ हम सब ही जानते हैं न कि वो यक्षित के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का अने की बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, भाई, वो यक्षित भाई की वाइफ क्या उनकी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए, हे भगवान, काश वो चलती फिरती मेकअप की दुकान मंडप छोड़कर भाग जाए। उद्धरण चिन्ह। अने, छोटे ये क्या बोल रहे हो? अगर वो मंडप छोड़कर भाग गई तो तुम्हारे भाई की शादी किससे होगी? उद्धरण चिन्ह। मैं क्या करूं भाई, एक तो वैसे भी वो मुझसे झेली नहीं जाती। शादी के बाद तो वह हमारे साथ ही रहेगी, पर मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सर्वेंट आकर उस लड़के को बुला कर ले जाता है। ये लड़का है यक्षित का छोटा भाई युवान राय सिन्हानिया। उम्र 23 साल है, यक्षित से 6 साल छोटा है। उसकी तरह ही खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा और सेक्सी मस्कुलर बॉडी। छोटा होने के कारण ये यक्षित का लाडला है। यक्षित अपने भाई से बहुत प्यार करता है, पर जताता बहुत कम है। युवान भी अपने यक्षित भाई से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। युवान के साथ जो दूसरा लड़का था वो है अने सिंह रजावत, यक्षित का बेस्ट फ्रेंड और रजावत इंडस्ट्रीज का वुड बी CEO। ये भी बेहद हैंडसम है। आज यक्षित की शादी होने वाली थी, इसलिए सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे। यक्षित के दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया बार बार ये खबर ले रहे थे कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है। युवान को भी उस सर्वेंट ने दादाजी के पास बुलाने के लिए आया था। लिविंग रूम में अपनी छड़ी को पकड़े हुए एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र 70 साल है, बेसब्री से चले जा रहे थे। युवान उनके पास आया और उनकी बेसब्री को देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है बड़ी, आपकी एक्साइटमेंट लेवल देखकर तो लग रहा है कि आज शादी भाई की नहीं बल्कि आपकी होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर चैतन्य राय सिन्हानिया, यक्षित और युवान के दादाजी अपनी छड़ी दिखाते हुए युवान से बोले, नालायक, अपने दादाजी से ऐसी बातें करते हैं। मैं तेरी उम्र का तेरा यार नहीं हूँ, तेरा दादा हूँ, दादा। उद्धरण चिन्ह।
युवान मजाकिया लहजे में बोला, क्या बड़ी, आप भी? किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? अभी तो आप बहुत यंग हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे लिए एक खूबसूरत सी दादी माँ ले आओ। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी युवान को एक छड़ी लगाते हुए बोले, तू इस उम्र में भी मुझे अपनी दादी से पिटवाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। युवान साइड हटते हुए बोला, बड़ी, दादी माँ तो अभी हेवन में होंगी, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आप यहाँ किसके साथ रास कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रुक बेटा, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू दिन ब दिन और बेशरम होता जा रहा है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोले, देख रही हो नीलम अपने पोते को? उद्धरण चिन्ह। युवान आगे आगे और चैतन्य जी उसके पीछे अपना छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। युवान बीच बीच में जोर से बोल भी रहा था, अरे कोई तो बचा लो इस एंग्री यंग मैन से, नहीं तो आज ये अपनी छड़ी से मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे। फिर इस हालत में मैं हैंडसम भी नहीं लगूंगा और शादी में आई कोई लड़की मुझे लाइन नहीं देगी। ओह गॉड, मेरा तो लॉस हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी युवान दौड़ते हुए एक 3 साल के क्यूट से बच्चे को देखता है जो कि बिल्कुल ही शांत होता है। वो उस बच्चे के पीछे छिपते हुए बोला, थैंक गॉड वेदांश बेटा, आप अपने चाचू को बचाने के लिए आ गए। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी सामने खड़े होकर बोले, आज तो तू इस मासूम बच्चे का सहारा लेकर बच गया, पर हर बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी वह 3 साल का मासूम बच्चा चैतन्य जी के पास गया और बोला, बले दादू, आप तातू को क्यों मार रहे थे? उद्धरण चिन्ह। उसकी स्वीट सी आवाज को सुनकर तो कोई भी अपना गम भुला सकता था। चैतन्य जी अपने घुटने के बल बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्योंकि आपके चाचू बहुत बदमाशी कर रहे थे ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दादाजी युवान के एक कान को पकड़कर मरोड़ देते हैं। आहे, दादाजी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़का वहां आ जाता है। दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो कैजुअल आउटफिट में था, सिंपल व्हाइट शर्ट और जीन्स पैंट में भी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वो दोनों को इस तरह देखकर बोला, क्या बात है, आज हमारे एंग्री यंग मैन की गाज अपने प्यारे पोते पर कैसे गिर गई? उद्धरण चिन्ह। युवान, विवेक भाई देखो ना, आज हमारे बड़ी मुझे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो छोटा बच्चा जिसका नाम वेदांश है, विवेक के पास जाकर उसके पैरों पर लिपट जाता है। विवेक उसे प्यार से अपने गोद में उठा लेता है। कैसा है मेरा बेबी, आज तो तुम बहुत खुश होगे ना, आज तुम्हारे डैड की शादी जो होने वाली है, आज वेदांश बेटा को उसकी मम्मा मिलने वाली है, आप खुश हो ना बेटा? उद्धरण चिन्ह। वेदांश ने अपने मासूम से चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। चैतन्य जी, हाँ, मैं इस नालायक से शादी की तैयारियों की खबर लेने ही आया था, पर अपनी बचकानी हरकतों से इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उन्होंने युवान पर बिगड़ते हुए कहा। युवान जो अपने कानों को रब करने में लगा हुआ था, वह चैतन्य जी की तरफ देखने लगा। विवेक वेदांश को गोद में लिए हुए ही बोला, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है, अब बस यक्षित की दूल्हा बनने की बारी है। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी, चलो ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और अपने बिजी दोस्त को भी याद दिला देना कि कम से कम आज टाइम पर आ जाए, अगर वो भूल गया है तो आज उसकी शादी है। उद्धरण चिन्ह। विवेक, डोंट वरी दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं और युवान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य जी, ठीक है, मैं अब अनिल को देख कर आ रहा है, पता चला कि शादी हो रही है और दूल्हे का बाप ही मंडप में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए चैतन्य जी वहां से जाने लगे तो वेदांश को गोद में लेने वाला ये लड़का है विवेक सिंह ओब्रॉय, यक्षित का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। यक्षित, अनय और विवेक तीनों कॉलेज के टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक ओब्रॉय इंटरप्राइजेस का सीईओ है, दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग है। चैतन्य जी एक कमरे में जाते हैं जहां एक 57 साल का आदमी अपने बेड पर लेटकर आराम से एक बुक पढ़ रहा होता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे यक्षित की शादी की ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट तो छोड़ो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैतन्य जी बेड पर बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोले, अनिल बेटे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और एक तुम हो कि कमरे में पड़े हो। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी,
पापा आप भी जानते हैं कि मुझे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह चैतन्य जी, बेटा मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम 15 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम शादी में आ रहे बस। उद्धरण चिन्ह अपना फैसला सुनाकर चैतन्य जी उस कमरे से बाहर आ गए। अनिल जी में हिम्मत नहीं थी कि वे अपने डैड की बात को काट पाएं और वे उनका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए शादी के लिए रेडी होने लगे। तो ये शख्स हैं चैतन्य जी के बड़े बेटे और यक्षित युवान के डैड मिस्टर अनिल राय सिन्हानिया। सभी शादी के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए थे। शादी एक 7 स्टार होटल में होने वाली थी, सभी वही जाने वाले थे। यक्षित सीधे वही रेडी होने वाला था। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिन्हानिया मेंशन के सभी आदमी कहरदा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वेयर में सारे मॉडल्स रैंप वॉक करने वाले हों। हैंडसम आदमियों की यह टोली यक्षित की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। कैसा रिएक्शन होगा सबका जब दुल्हन की जगह पर वन्या होगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए सीओ's फर्स्ट वाइफ और बने रहिए कहानी पर। इफ यू लाइक माई स्टोरी देन प्लीज गिव इट अ हार्ट, शेयर एंड कॉमेंट। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ पॉजिटिव रिव्यू। थैंक यू दिल। See you in the next chapter. Till then take care. Bye. Hand waving.